पोपट जी, तमाम पदाधिकारीगण, भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से आज डूंगरपुर जिला मुख्यालय पे प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता में विभिन्न मुद्दों पे आज भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से, हमारी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया है। इसमें सबसे ज्वलंत और पूरे देश लेवल पे अभी कहे कि चर्चित विषय जो नीट पेपर लीक को लेके था, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी पे जिस तरह से एजुकेशन व्यवस्था को कहे कि एक तरह का भंडा डाल करने का इन पे आरोप लगा था। नीट पेपर लीक देश का सबसे बड़ा पेपर होता है जिसमें 22 से 25 लाख के आसपास युवा हर बार हिस्सा लेते हैं और नीट पेपर लीक हुआ। कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली जो नीट की तैयारी कर रहे थे, अच्छा पेपर गया था। उनके कई अभिभावकों ने आत्महत्या कर ली। कई जिला मुख्यालय पे, कई इलाकों में आंदोलन हुआ छोटा मोटा, लेकिन सरकार की जू नहीं रहेगी। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बार कहा जाए कि एक खूबसूरत पल सामने आया। लोकतंत्र की ताकत के रूप में जो युवाओं ने, और आजाद भारत में पहली बार युवाओं ने एक बड़ा आंदोलन किया और जो सरकार कहती थी कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, वो सरकार झुकी और जो सरकार अपने आप को तानाशाही समझती थी, उस सरकार को देश के युवाओं ने एहसास कराया कि ये राजशाही नहीं, ये लोकतंत्र है। इस बार देश के युवाओं ने स्वीकार कराया। मैं उन सारे युवा जिन्होंने दिल्ली जंतर मंतर से लगा के पूरे देश में और विशेषकर हमारे बांसवाड़ा में जो मोर्चा संभाला, इन सारे युवा साथियों को, तमाम संगठनों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने लोकतंत्र की ताकत का सरकार को एहसास कराया। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन एक बड़ा सवाल है और यह सवाल पूरा देश का युवा कर रहा है कि क्या इस्तीफे मात्र से हमारे देश की एजुकेशन व्यवस्था सुधरेगी? क्या इस्तीफा मात्र से जो पेपर लीक की घटना है वो हमेशा के लिए रुकेगी? इसका उत्तर सरकार के पास नहीं है। आज देश के युवाओं की और हमारी तरफ से मांग है। पहली मांग तो यह है कि सबसे पहले एजुकेशन व्यवस्था कहे कि गुणवत्ता युक्त तो होनी चाहिए, जो आज नहीं है। हम आदिवासी इलाके की बात करें, इस पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्कूल की भौतिक सुविधा नहीं है, बच्चे के लिए बैठने के कमरे नहीं है। 3-3 क्लास के बच्चे एक रूम में बैठ रहे हैं। शौचालय नहीं है। बालिका 12वीं तक वाली बालिका बाहर शौचालय करने के लिए जा रही है और हमारे देश के लोग कह रहे स्वच्छ भारत मिशन, महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन हमारी बहन बेटियों के लिए स्कूलों में शौचालय नहीं है, कमरे नहीं है, पानी, शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। और जो सरकार है किसी व्यक्ति को शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और शुद्ध खाना देने में विफल हो, तो स्वीकार करना चाहिए कि वो सरकारें देश को सही ढंग से नहीं चला रही। तो नीट पेपर लीक में धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा रहा है, भारत आदिवासी पार्टी का इसमें आधिकारिक बयान है सबकी तरफ से कि इस्तीफा तो हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है उनके कार्यकाल में एजुकेशन व्यवस्था को सुधारे और विशेषकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जो भौतिक सुविधा खत्म हो चुकी है उसको सुधारे। पेपर लीक घटना में ऐसे लोग जो इन्वॉल्व थे, इन लोगों पे कड़ी से कड़ी, क्योंकि हमारा एक राजस्थान का सीकर का जो था कोचिंग चला रहा था, आज भी उसका कोचिंग चल रहा है। वहां बुलडोजर नहीं चला। महाराष्ट्र में जो व्यक्ति पकड़ में आया जो संघ से रिलेटेड था, धर्मेंद्र प्रधान जी का काफी नजदीक था, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक सिर्फ गिरफ्तार होकर इसको, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी, अनलीगल प्रॉपर्टी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सरकार ने जो इस्तीफा दिया है, सरकार ने मजबूरी में दिया है। सरकार ने अपनी जवाबदेही या अपनी जिम्मेदारी को समझ के इस्तीफा नहीं दिया है। ये युवाओं के दबाव में, देश के आवाम के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया है, सरकार ने मर्जी से नहीं दिया है। आगे आज हमारे तमाम पदाधिकारियों ने मेरा स्वागत किया। इन सब की मेहरबानी से
बांसवाड़ा डूंगरपुर की आम जनता की मेहरबानी से मुझे सांसद बनने का अवसर मिला। तो सांसद बनने के बाद मुझे बांसवाड़ा डूंगरपुर के साथ ही पूरे देश के आदिवासी दलित पिछड़ों की आवाज बनने के लिए विश्व पटल पे संयुक्त राष्ट्र संघ जेनेवा में मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। मैं जेनेवा पहुंचा, मुझे खुशी भी हुई कि मुझे देश लेवल के आदिवासी दलित पिछड़ों की आवाज बनने का, देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। लेकिन वहां जाने के बाद एक पीड़ा हुई, वो पीड़ा काफी गंभीर थी। वो पीड़ा ये थी कि जो राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी आदिवासी समाज की बात करती है, अधिकारों के लिए बात कर लेती है, अपने भाषणों में आके आदिवासी दिवस मनाने के लिए आ जाते हैं, बिरसा मुंडा दिवस मनाते हैं, मानगढ़ पे आके कह देते हैं, भले कांग्रेस के लीडर हो, बीजेपी के हो, कि आदिवासी यहाँ का मूल निवासी है। लेकिन विश्व पटल पे भारत सरकार ने हमेशा ये कहा है कि भारत में कोई आदिवासी नहीं रहता है। इस देश के आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा कुठाराघात करने का काम किया है। इसमें दोनों सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि 1982 से लगा के आज तक का जो स्टेटमेंट रहा है भारत सरकार की तरफ से, ये वही रहा है कि भारत में किसी प्रकार कोई विशेष आदिवासी समुदाय नहीं रहता है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है और हमने इस बात का खंडन किया है पुरजोर तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ में। हमने कहा है कि भारत में 14 से 15 करोड़ के आसपास आदिवासी समुदाय रह रहा है और इनकी आज दयनीय स्थिति है। शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा विस्थापित आदिवासी समुदाय हो रहा है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का हमारा जो सफर रहा, और आज से ही हम ये अभियान चलाएंगे राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ कि जो पार्टी यहाँ पर आदिवासी की बात करती है, आदिवासी मोर्चा बना रखा है उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों ने, लेकिन विश्व पटल पे जाके कहती है कि भारत में कोई आदिवासी समुदाय नहीं रहता है। तो इन राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ भारत आदिवासी पार्टी और तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा पूरे देश के आदिवासी इलाकों में इसका जन जागरण किया जाएगा और उनके खिलाफ पुरजोर तरीके से अभियान चलाया जाएगा। इनके यहाँ तो स्वीकार करें उन्होंने क्या कहा, जनता को बताए, या फिर उनकी गलती स्वीकार करें। साथ ही जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, अनशन हुआ, हम सब ने समर्थन किया, आप सब ने, सारे देश के युवाओं ने किया। और पहली बार ये धर्म से उठ के, जाति से उठ के पहला आंदोलन हुआ। यहाँ पर किसी प्रकार का धर्म जाति का फैक्टर नहीं हुआ। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्म के लोग, वो राजनीतिक फैक्टर भी नहीं रहा। यहाँ पर प्रत्येक राजनीतिक दलों के लोगों ने भी, अधिकतर लोगों ने, बीजेपी से अलावा अधिकतर दलों ने समर्थन दिया। विपक्ष की काफी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इसी देश में एक दूसरा जो हम सब के लिए अनभिज्ञ है। वो अनशन ऐसा था, एक विचित्र प्रकार का अनशन था। बहती नदी में लकड़ियां डाल के बहती नदी में 25 दिन तक अनशन चला, और वो केन बेतवा, छतरपुर, मध्य प्रदेश में। केन बेतवा एक परियोजना है। उस परियोजना से 10 से 15 हजार आदिवासी परिवार विस्थापित हो रहे। इन आदिवासी परिवारों ने अनशन किया 20 से 25 दिन तक बहती नदी में। जो नदी में अनशन कर रहे थे उनकी चमड़ियां चली गई थी शरीर पे। 25-25 दिन तक नदी में रहे, उनकी चमड़ियां चली गई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश की सरकार हो या विपक्ष हो या मुख्य मीडिया हो, हम सबका ध्यान नहीं जा पाया है वहां। आज भी चल रहा है वहां तानाशाही भी हुई है। हजारों की संख्या में वहां अनशन चल रहा, आंदोलन कर रहे हैं लोग, सैकड़ों की संख्या में अनशन पे बैठे थे। तो भारत आदिवासी पार्टी आप मीडिया के माध्यम से केन बेतवा परियोजना में जो अनशन चल रहा है, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाह रहे हैं कि जो आदिवासी अपने अस्तित्व के लिए, अपने मकानों के लिए, अपने घर गुजारे के लिए, अपने जीवन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष कर रहा है, उनकी बात को सुना जाए और उनका समाधान किया जाए। आज जिस तरीके से अभी तीसरा जो विषय है, गंभीर विषय है कि राजस्थान सरकार यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून पास करने वाली। समान नागरिक संहिता का कानून का इतिहास लंबा चौड़ा रहा है। राजस्थान सहित इससे पहले उत्तराखंड, मध्य प्रदेश,
और शायद असम 2 से 3 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू किया गया। वहां पर आदिवासी समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा गया है। हम सबको समझने की जरूरत है कि यूसीसी क्या है और आदिवासी समुदाय को यूसीसी से अलग क्यों रखा जा रहा है। समान नागरिक संहिता मतलब सभी प्रकार के रीति रिवाज, सभी प्रकार के लॉ एक समान रूप से व्यक्तियों पे लागू होंगे। लेकिन आदिवासी समुदाय की इनकी विवाह पद्धति, इनका रहन सहन, ट्रेडिशनल कल्चर, ट्रेडिशनल लॉ, परंपरागत जो कानून विधान सामाजिक बने हुए हैं, ये डिफरेंस है। अगर यूसीसी आदिवासी समुदाय पे लागू होता है तो आदिवासी समुदाय की आइडेंटिटी, उनका कल्चर, ट्रेडिशनल लॉ, ये सारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए सामाजिक संगठनों ने देश लेवल पे जब यूसीसी को लेके केंद्र सरकार ने बिल पास किया, उस समय से ही आंदोलन था। और भारत के गृह मंत्री जी के खुद के बयान है कि संपूर्ण आदिवासी समुदाय को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान की सरकार अभी धर्म का कार्ड खेल रही है। यूसीसी का जो भी बायलॉज बढ़ाने वाले हैं, जो नियम बढ़ाने वाले हैं, हमारी जानकारी में आया है। हमारे उदयपुर के सांसद अन्नालाल जी रावत का एक बयान अभी आया है। उन्होंने पत्र लिखा है राजस्थान सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, कि यूसीसी में जो आदिवासी सिर्फ हिंदू लिख रहा है उसी को यूसीसी से बाहर रखा जाए। जो आदिवासी ट्रेडिशनल रिलीजन फॉलो कर रहा है या अन्य धर्म फॉलो कर रहा है, उनको यूसीसी में सम्मिलित किया जाए और उनके राइट्स खत्म कर दिया जाए। इस तरह के उदयपुर सांसद ने पत्र लिखा है। उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और विरोध के साथ हम तर्क दे रहे हैं। हम स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि यूसीसी और धर्म दोनों अलग चीज है। यूसीसी में जबरदस्ती धर्म को डाल के आदिवासी इलाके में धार्मिक कार्ड खेलना चाह रही है बीजेपी। उत्तराखंड में ये चीज नहीं हुई, मध्य प्रदेश में ये चीज नहीं हुई, केंद्र में ये चीज नहीं हुई। वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो क्या राजस्थान की बीजेपी की सरकार अलग से ये चीजें क्यों डाल रही है बीच में, और आदिवासी समुदाय को आपस में धार्मिक चीजों में उलझा के आपस में क्यों लड़ा रही है। एक अभी फिर चल रहा है डिलिस्टिंग का मामला, कि जो आदिवासी ईसाई या मुस्लिम या अन्य बना है उनको डिलिस्टिंग किया जाए। जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से दिल्ली में बड़ा आंदोलन हुआ। नाम था जनजाति सुरक्षा मंच, सुरक्षा, लेकिन जो काम हो रहा है वो जनजाति विरोधी मंच के रूप में हो रहा है। उसका नाम जो है उस अनुरूप काम नहीं हो रहा है। वो बीजेपी आरएसएस का एक एजेंडा है। डिलिस्टिंग के माध्यम से ये लोग कई आदिवासी समुदाय को बाहर करना चाह रहे हैं। ये सच है कि आदिवासी समुदाय हिंदू धर्म भी फॉलो करता है, कई ईसाई भी करते हैं, कई लोग मुस्लिम भी कर रहे हैं, कई लोग जैन धर्म भी अपना रखा है, कई बुद्धिज्म भी है। लेकिन आदिवासियों को खत्म करना, और बीजेपी देश में वर्तमान धर्म की राजनीति के आधार पर ही टिकी हुई है, और आदिवासी समुदाय को अस्थायी वोट बैंक बनाने के लिए बीजेपी सरकार आदिवासियों के अंदर धार्मिक लड़ाई डलवा के भविष्य की राजनीति की रोटियां सेकने के लिए बीजेपी सरकार डिलिस्टिंग और यूसीसी में आदिवासियों की धार्मिक जो अड़चन डालने का काम कर रहे हैं, वो भविष्य की राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है बीजेपी की सरकार। इससे आदिवासी समुदाय को नुकसान होना है। हम कह रहे हैं कि आदिवासी समुदाय को अधिकारों की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है। आप धर्म के मामले में उलझा के आदिवासी समुदाय को गुमराह करने का काम नहीं करें। डिलिस्टिंग जिस तरह से ला रहे हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं, और यूसीसी में आप जिस तरह से लोग बायलॉज डालने की प्लानिंग में है कि जिसने डॉक्यूमेंट में हिंदू लिखा है उसी को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा और आदिवासी राइट्स के लिए उसको संरक्षित किया जाएगा। बाकी दूसरा धर्म लिख लिया, अगर उनको करना ही है तो सबको डिलिस्टिंग में लिया जाए जिन्होंने अन्य धर्म अपना रखा है। सिर्फ एक विशेष धर्म के आधार पर आदिवासी को घसीटने का काम नहीं करें। इन्हीं के साथ काफी कई गंभीर विषय अभी चल रहे हैं राजस्थान में। हमारे बांसवाड़ा में हमारे पार्टी के लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, इसको विरोध किया, ज्ञापन रैली निकाली और पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। शांतिपूर्वक चल रहे थे वो, ये स्वाभाविक है कि सारे साथियों ने अंदर ज्ञापन देने के लिए जाने के लिए बात की थी। ना वो लठ लेके गए थे, ना पत्थर लेके गए थे, लेकिन बांसवाड़ा पुलिस प्रशासन ने
जंतर मंतर पे चल रहे आंदोलन युवाओं के समर्थन में भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से और अन्य पार्टी के लोगों ने ज्ञापन दिया, उसमें उन्होंने लाठीचार्ज किया, उसमें हम कड़ी निंदा करते हैं। उसमें कुछ पार्टी के नेता भी आए थे, कह रहे थे कि पहला लट हम खाएंगे, और जैसे लट की बात आई सबसे पहले भाग गए थे। ये भी वीडियो ट्रोल हो रहा था। तो ऐसे राजनीतिक लोगों को भी आज डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की जनता देख रही है, और समय आने पे कथनी और करनी में अंतर करने वाले नेताओं का भी जनता वोट के हिसाब से इलाज करने का काम करती है। साथियों, बांसवाड़ा में ही मेरा संसदीय क्षेत्र है। गर्भवती महिलाएं लगातार वहां मृत्यु हो रही है बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पे। राजस्थान की जो कमान है उस पर सवाल उठ रहा है, लेकिन साथ ही चिकित्सा विभाग पे भी सवाल उठ रहा है। चिकित्सा विभाग वर्तमान सरकार में इतना डगमगाया हुआ है। गर्भवती महिला जिला चिकित्सालय जो मेडिकल कॉलेज है एक तरह का, उसमें डेथ हो रही है। डॉक्टरों की लापरवाही और सही मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से, सही फैसिलिटीज नहीं वजह से गर्भवती महिला और जो बच्चा है उनकी मृत्यु हो रही है लगातार। अभी जानकारी में आया 7 से 8 महिलाओं की डेथ हुई रेगुलर। कुछ ही चीजें मीडिया में आई है, और चिकित्सा मंत्री जी आए थे और मीडिया ने सवाल किया। उन्होंने कहा ब्रेक के बाद इतने दर्दनाक घटना थी, महिलाओं की मृत्यु हुई, गर्भवती महिलाओं की, और चिकित्सा मंत्री जी डायलॉग की तरह बयान देते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है राजस्थान के लिए। वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल डगमगाई हुई है। वर्तमान सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। इनके पास एक ही कार्ड है, धर्म का कार्ड है, लेकिन इस बार युवाओं ने उस कार्ड को नहीं चलने दिया है। ये पहला परिवर्तन की सीढ़ी है। तो आने वाले समय में भी इस इलाके में भी ये चीजें होगी, और अवश्य सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला जाएगा। पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, और इस पंचायती राज चुनाव के लिए ही ये मैंने बताया डिलिस्टिंग यूसीसी का एजेंडा चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि विकास का मुद्दा इनके पास है नहीं। भ्रष्टाचार की बात लेके चले थे, ये जीरो टॉलरेंस की बात लेके चले थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार विभागों में इतना बढ़ गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। और राजस्थान की सरकार ने भी हस्तांतरण खोले, उसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा सहित पूरे समाज के साथ बड़ा अन्याय किया। पूरे के पूरे विभाग खाली कर दिए गए। विद्युत विभाग में हमारा डूंगरपुर जिले में आईएन एक्शन को बाहर फेंक दिया गया है, जयनों को बाहर फेंक दिया गया है। आज जोत्री की बात करें, आईएन नहीं है, जयन नहीं है, आज लाइट बंद पड़ी हुई है, एक अधिकारी वहां पर नहीं है। यहाँ तो भाजपा के लोग, स्थानीय यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के अधिकारियों को आप हटा रहे हो तो आप दूसरे लाओ। यहाँ तो फिर आप खुद बन जाओ वहां आईएन जयन। कौन सेवा करेगा ग्रामीण इलाके में, कौन विद्युत सप्लाई करेगा? महिला बाल विकास परियोजना में सारे परियोजना अधिकारी बाहर फेंक दिए गए। कैसे बच्चों का पोषण पहुंचेगा, कैसे मॉनिटरिंग होगी? पीएचडी विभाग में जयन की पोस्ट 70% खाली पड़ी है, बाहर फेंक दिया गया। पंचायती राज में बीडीओ को, सबको, आईएनओ को बाहर फेंक दिया गया। तो सरकार की योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? यहाँ पर अधिकतर आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों को बाहर फेंकने का काम किया है। साथ ही अन्य ओबीसी जनरल, मतलब जो भी व्यक्ति किसी भी वर्ग का है, सही सेवा दे रहा है, गरीब की बात सुन रहा है, तो उनको यह आदमी बाप का लगता है। वर्तमान बीजेपी के पदाधिकारी, किसी भी व्यक्ति ने गरीबों का भला करने का, किसी भी अधिकारी ने व्यवस्थित सुविधा देने का काम किया, किसी भी अधिकारी ने गरीबों का भला किया, उनकी सुनवाई की, वो अधिकारी उनको बाप का लगता है, बाप पार्टी का, और उनको बाहर फेंकने का काम करते हैं। देखो, ब्रह्म का कोई इलाज नहीं है, सरकार ने मुझे नहीं भेजा था। मैं स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ जेनेवा में जो कार्यालय है, वहां की जो बॉडी है, मैनेजमेंट बॉडी है, उनको मैंने स्वयं ने रिक्वेस्ट भेजा था, मेल भेजा था। इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ जेनेवा में 193 देशों ने हिस्सा लिया था। कुछ जनप्रतिनिधि थे, कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे, और इंडिजिनस पीपल के राइट्स पे इस बार सेशन था। पूरे विश्व के इंडिजिनस पीपल के राइट्स पे सेशन था। मैंने खुद ने रिक्वेस्ट भेजा था, वहां से मुझे निमंत्रण आया था, सीधा भारत सरकार की तरफ से मुझे नहीं भेजा गया था। और शायद भारत सरकार की तरफ से भेजना तो ठीक है, अगर उनको पता भी चलता शायद तो मुझे नहीं भेजते। और जिस तरह से मैंने भारत सरकार के, क्योंकि भारत सरकार ने आदिवासियों के अस्तित्व पे ही सवाल खड़ा कर दिया है, उनके अस्तित्व को ही मिटाने का काम किया है,
तो मैंने जो बोला था उस पर हो सकता कार्रवाई भी करते, पर शायद ये जंतर मंतर पे चल रहा था, आग लगी हुई थी, युवा जाग चुका था, इसलिए शायद वो भी नहीं किया। बाकी भारत सरकार की तरफ से हमें नहीं भेजा था। जिस तरह से हमारे भाजपा के सांसद, उनके लिए क्या बोलूं मैं, जिस तरह से वो बोखलाहट वाली बातें बोल रहे हैं, वो सारा भ्रम है। मैं स्वयं गया था, यूएन ने मुझे पर्सनली निमंत्रण भेजा था और मुझे गर्व है कि पहली बार हमने भारत देश के आदिवासियों के अधिकारों के लिए, उनके अस्तित्व के लिए हमने बात रखी और ये बात विश्व पटल पे पहुंची है। विश्व के कई लोगों ने इस पे मंथन करने का और बहुत जल्दी विश्व लेवल से सरकार से जवाब भी मांगा जाएगा कि कंट्रोवर्सी क्यों पैदा हो रही है। आपने पेपर लीक में इसी बात बोली, पर पंजाब में पेपर लीक हुआ, केरल भी हुआ, उसके लिए रिपोर्ट आप देते हैं तो स्टेटमेंट चल रहा है, वहां भी आंदोलन। सरकार कोई भी हो, युवाओं के साथ अन्याय हुआ है तो मैं तो कहता हूं कि पंजाब में भी हुआ है। अगर पंजाब में आप पार्टी की सरकार है तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जो भी शिक्षा मंत्री उनको इस्तीफा देना चाहिए। आपने सही याद दिला दिया, मैं वही चीज पूर्व सरकार को भी कह रहा हूं। पूर्व सरकार में भी, यहाँ कांग्रेस के समय भी पेपर लीक हुए थे। हमारे यहाँ के बाबूलाल जी कटारा उसमें आरपीसी सदस्य बनाने थे, उनके थ्रू या उन्होंने किए जो भी किया, लेकिन वो अकेला नहीं हो सकता है, वो किसी न किसी के इशारे पे हुआ था। तो दोबारा वर्तमान सरकार पे, क्योंकि पुराने जो चोर थे पेपर लीक में, जिन्होंने वर्तमान सरकार ने बचाने का काम किया है, इसलिए वापस हो रहे हैं। राजस्थान के अंदर की बात करें, बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी है कि एसआई भर्ती में, नीट भर्ती में, जो रीट भर्ती में राजस्थान में पेपर लीक हुए थे, पूरी चेन को उनको खंगालने की जरूरत है, लेकिन खंगाला नहीं है। कुछ को तो बीजेपी में मिला दिया, कुछ वापस भी आ गए और सारा वो कहते हैं कि वो उस मशीन में जाके फ्राई होके, वॉशिंग मशीन में जाके फ्राई होके रिटर्न, इस तरह का बीजेपी ने चलाया है। तो मैंने जो तरीके से कहा है, आज भी कह रहा हूं, अगर सच में भजनलाल जी की सरकार पेपर लीक के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहती है तो पूर्व सरकार में जो जो सम्मिलित थे, पूर्व शिक्षा मंत्री चौटाला जी खुद कह रहे हैं कार्रवाई करो, मैं हूं तो मुझे डालो अंदर, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सारा मिला जुला खेल है, सभी मिलके युवाओं को करने का काम करते हैं। और विशेषकर हमारे राजस्थान के, इनके लिए कोई शब्द नहीं है, दिलावर जी हमारे शिक्षा मंत्री, दुर्भाग्य है कि किस तरह से उन्होंने, इनके बयान आते हैं। इनका बयान चल रहा था कुछ टीवी डिबेट में कि केंद्र के शिक्षा मंत्री दे देंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं आपके माध्यम से राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी को पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा था वो दे देंगे तो हम भी दे देंगे, तो आप कब दे रहे हो? और उनसे ज्यादा आपके इस्तीफे की जरूरत है राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान के शिक्षक को, क्योंकि आपने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को बंडा डाल करने का काम किया है वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। सर, डिलिस्टिंग की बात करें तो आदिवासी परिवार जो ईसाई मशीनरी में कन्वर्ट हो रहा है, ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आदिवासियों के रीति रिवाज, परंपराओं पर कहीं ना कहीं आजाद नहीं है। बिल्कुल, हम इस चीज को कह रहे हैं कि आदिवासियों की पूजा पद्धति, आदिवासियों की संस्कृति ईसाई धर्म से भी मेल नहीं खाती है, हिंदू धर्म से भी मेल नहीं खाती है, मुस्लिम धर्म से भी मेल नहीं खाती है। हम वहां जा रहा है, स्वाभाविक है, उसका भी हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वहां जाएगा तो ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल परंपरा, ट्राइबलों का जो सारा सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, उसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आदिवासियों की आइडेंटिटी उसका कल्चर है, उसकी बोली भाषा है, उसका ट्रेडिशनल लॉ है, उसकी आइडेंटिटी वो है। पर हम कह रहे हैं कि अगर डिलिस्टिंग की बात आती है तो सबके लिए होना चाहिए। जो आदिवासी मुस्लिम में गया है उसकी भी होना चाहिए, जो आदिवासी हिंदू धर्म में चला गया उसका भी होना चाहिए, जो आदिवासी ईसाई में गया है वहां पर भी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। एक ही कानून पास कर देना चाहिए डिलिस्टिंग में कि जो आदिवासी अपना ट्रेडिशनल लॉ, और संविधान खुद कहता है कि आदिवासी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू नहीं हुआ है, उसमें क्लोज में लिखा हुआ है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इसलिए हिंदू विवाह अधिनियम आदिवासी पे लागू नहीं होता है। जैसे कि कहे कि हम लोग संपत्ति का उत्तराधिकार कानून जो बना हुआ है 1956-57 में, उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है, उसमें भी ट्राइबल पे लागू नहीं किया गया। तो सरकार को, क्योंकि हम कह रहे हैं आस्था अलग चीज है, इसको जो जहां मानना जाएगा, लेकिन अपने कल्चर को नहीं भूले। आज हम देखते हैं धर्म का कोई बड़ा इशू नहीं है, ग्रामीण इलाके में देखते हैं सुबह उठ के किसी को बीमार हुआ है तो जाएगा, उसकी आस्था है तो मंदिर में जा रहा है, उसको लगेगा 2 दिन बाद चर्च में जा रहा है, 4 दिन बाद गलियागुट हमारा दरगाह वहां जा रहा है। हम गलियागुट दरगाह में देखते हैं वहां सभी धर्म के, सभी जात कर्म, सभी वर्ग के लोग जाते हैं। तो यह आस्था का विषय है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी धर्म का कार्ड खेल के आपस में लड़ाने का काम कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आदिवासी समुदाय के लिए नहीं, पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण।
तो जिस तरह बाप पार्टी ने चेतर वसावा को विधायक को जो समर्थन दिया था, तो वो कोर्ट ने उनको अपराधी घोषित किया था, तो कहीं न कहीं बाप पार्टी के लिए आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना ऐसा विपक्ष का आरोप है। क्या कहना चाहेंगे? गुजरात सरकार ने हमारे देश के गृह मंत्री जी उनको तड़ीपार किया था। इस समय कि हाईकोर्ट ने स्टेटमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी और गृह मंत्री जी अमित शाह जी जो आज वर्तमान में है, उनके लिए कहा था कि ये देश के लिए खतरे हैं, आज पूरा देश चला रहे हैं। मैं इस बात को काउंटर इसलिए कर रहा हूं कि वर्तमान हालातों ने चेतर भाई वसावा को मजबूर किया, उनके खुद के घर पे आके, घर के पास में जो बिलानाव फॉरेस्ट की जमीन थी, उनके कब्जे में थी 50 सालों से, जिनका फॉरेस्ट राइट एक्ट का पट्टा भी मिला हुआ था, उस जमीन को उन्होंने हड़पने का काम किया। प्रशासन ने उनको मजबूर किया। इसके बाद उनसे कुछ कदम हाथापाई जो हुई है, तो सरकार चाहती थी उनको जेल भेजना है, तो वही काम हुआ है। ऐसा कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग नहीं है, वो सीधा साधा अपने अधिकारों के लिए लड़ता था, और खुद के घर पे जब आ बीतती है तो स्वाभाविक है आदमी रिएक्शन करेगा।